बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फ़रा और मैं हमज़ा। खुशामदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और शुक्र करके 2020 जो है आज उसका आखिरी सूरज भी हमें लाहौर में तो देखना नसीब नहीं हुआ। इसे इतनी धुंध है कि जितनी आप सोच सकते हैं ना कि धुंध होती है, अंधाधुंध है, इतनी धुंध है कि सूरज नजर नहीं आ रहा, लेकिन सूरज तुलू हो चुका है। और 2020 जो है अब रुखसत होने वाला है। बहुत दुखों का साल था, ना उम्मीदी का साल ये गुजरा, और सब लोगों का ऐसे ही गुजरा। खासतौर पे जो आलमी वबा थी उसकी वजह से गुर्बत में भी इजाफा हुआ। हाँ, परेशानियाँ बहुत दी हैं इस साल ने। सो दुआ यही है कि ये जाते जाते अपने साथ ले जाए जो सब कुछ ये लेकर आया था। और जो नया सूरज तुलू हो कल, वो अपने साथ नई खुशियाँ, नई उम्मीदें, नए ख्वाब, वो पुरानी वाली दुनिया जो है वो लेकर आए जो कि हमने 2020 में नहीं देखी, जो हमारी दुनिया है, जो असल दुनिया है वो लेके आए। और फरा भी शेयर कर रही थी मेरे साथ, फरा कह रही थी कि 1971 में जो कैलेंडर था 2021 में भी सेम कैलेंडर होगा, यानी कि बिल्कुल सेम दिनों पे सेम डेट्स होंगी। वो मैंने लिखा भी इस पर, मैंने कहा वक्त अपने आप को दोहराता है, सुना था, लेकिन इतनी जल्दी दोहराता है और इतना जिसे कहना है लिटरली दोहराता है, ये नहीं हमने देखा था। तो ये आज मेरा ख्याल है कि हमने जीते जी ये वाकया भी देख लिया कि 1971 में जैसे जुम्मा जिस तारीख पे था उसी तारीख पे 2021 भी होगा। सो इसी तरह से ये एक बड़ी अचंभे की बात भी है। लेकिन लेट्स होप एंड विश 1971 में हमें बहुत दुख दे के गया था इस पाकिस्तान। सो वो हिस्ट्रीज ना रिपीट हो, अल्लाह करे कि 2021 जो है इसमें सब कुछ बहुत अच्छा हो। और अगर मेरी तरह अभी तक आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बनाई है तो आज आप लोगों ने ज़रूर बनानी है। कुछ गोल्स सेट करने हैं और फिर उनको अचीव भी करना है। 10-12 दिनों में भूल नहीं जाना जैसे हम हमेशा से भूल जाते हैं। वैसे ये भी चेक कर लें कि पिछले साल के रेजोल्यूशन था उनका क्या बना। वो तो ऊपर नीचे हो गई वैसे ही मेरा ख्याल है। मैंने देखा, मैंने कहा एक बंदे ने लिखा हुआ था, उसने कहा मैंने 10 किलो वजन कम करना था और अब सिर्फ 24 किलो रह गया। सो ये भी होता है कि रेजोल्यूशन बना बड़ी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर अमल कितना करना। और हमसे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, नया साल जो है उसका मतलब ये है कि हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में इस आने वाले नए वक्त को अच्छा करे और खुशकिस्मत करे, खुशबख्त करे, खुशियों का साल हो। लेकिन हमजा कोविड ने टाइम नहीं देखना, उससे नहीं देखना कि नया साल है पुराना साल है, मैं 2020 तक था, अब 2021 शुरू हो गया, मेरा टाइम ख़त्म हो गया। ये तमाम मसाइल बदस्तूर हैं, मौजूद हैं, ये रियलिटीज़ हैं। इसमें गैदरिंग्स, खुशियाँ ज़रूर मनाइए, लेकिन एहतियात कीजिए, गैदरिंग्स इकट्ठे ना हो। एग्जैक्टली, जो न्यू ईयर नाइट पर हम करते रहते हैं, अल्लाह अगले साल हमें फिर से मौका देगा। आप हल्ला गुल्ला ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आज ज़रा जो है एहतियात ही करें, कोशिश करें कि आपको वो तमाम SOPs जो हुकूमत की जानिब से बताई जा रहे हैं और जो मीडिया की जानिब से बताई जा रही है, आप उन पर अमल करेंगे तो अगला साल जो है उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छा हो। हाँ, क्योंकि कहते हैं यार जिंदा सोहबत बाकी। सो जिंदा रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टू सर्वाइव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आप कर सकते हैं। कल मैं और फरा भी बार बार डिस्कस कर रहे थे कि ईयर एंडर है, कैसा साल गुजरा, हम तो बताते ही रहते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो भी कुछ सोचते हैं इसके ऊपर कि उनका कैसा गुजरा, क्योंकि सारों का शायद एक जैसा ना गुजरा हो। अच्छा, चले फिर सुन लेते हैं कि क्या राय है बहुत सारे लोगों की, जानते हैं कि उनका 2000 साल जो 2020 है वो कैसा रहा। 2020 तो बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ साल था। इस वजह से पहले एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा यही कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। इस हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल ही नहीं हुई बिल्कुल भी। 2020 जो है जो बड़े परेशानियों का जो साल गुजरा है, महंगाई की वजह से आवाम परेशान है कि नेक्स्ट साल जो 2021 आएगा वो खुशी लेकर आएगा और मुल्क के लिए खुशहाली लेकर आएगा। अल्लाह करे महंगाई ख़त्म हो जाए। 2020 में बिल्कुल कारोबार बैठ गए, मौशियत बैठ गई। कोरोना की वजह से मुल्क बदहाली का शिकार हो गया। 2021 में उम्मीद करते हैं कि हमारे कारोबार भी अच्छे होंगे, मौशियत भी अच्छी होगी, कारोबार में मज़ीद तरक्की मिलेगी। 2020 में जो है ना बहुत नुकसानात हुए और रोज़गार में बहुत मुश्किल हुई और लोगों के बहुत सारे काम जो है ना बंद हुए हैं। 2021 जो है उसमें आने वाले दिनों में जो है ना कुछ अच्छा हो जाए। 2020 में महंगाई इतनी थी कि गरीब बंदा रुल गया है। मैं खुद रुल गया हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, जॉब्स हैं नहीं। उम्मीद है 2021 में अल्लाह करे अच्छा हो। 2020 में तो हमारी जो मईशत है वो बिल्कुल नाकाम हो गई है कोरोना की वजह से और महंगाई की वजह से। अब इंशाल्लाह 2021 में
अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि ये साल अच्छा गुजरे। स्कूल बंद रहे कोरोना की वजह से, हम बहुत परेशान रहे, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं 2021 अच्छा रहे और हमारे स्कूल खुल जाएं। इट्स सैड। आप तो कह रहे थे कुछ लोगों का शायद फ़र्क हो, मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी कोई ये भी कह दे कि नहीं उनका साल अच्छा, लेकिन सबकी एक ही राय है। सबकी एक ही राय है, सब एक ही किस्म की बात मुख्तलिफ अल्फाज से कर रहे थे और सारे ही बहुत परेशान रहे, हम सब बहुत परेशान थे, तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब ये साल रुखसत हो रहा है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा हमजा, मैंने इस साल से ना एक बात ज़रूर सीखी है और वो ये है कि हम एक दूसरे के साथ कितना जुड़े हुए हैं। हमारी खुशियाँ, हमारा सुकून एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये पूरी दुनिया है, इसमें हम सब लोग हिफाजत और सज़त और सलामती के साथ हैं तो ही हम हैं। इंडिविजुअल खुशी जो है वो खुशी नहीं होती, इंडिविजुअल चीज़ें जो है वो होती नहीं है। सो इस साल में आने वाली इस वबा ने जैसे सबको अपनी लपेट में लिया, हम सबको ये ज़रूर एहसास दे दिया कि हम सब की हिफाजत, हम सब की सलामती, खुशियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। सो हमें एक दूसरे का उतना ही ख्याल करना है जितना अपना करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। साल 2020 तो रुखसत होने वाला है, मगर इसके असरात दुनिया को देर तक याद रहेंगे। कोरोना की वजह से ये साल नाउमीदी और उम्मीद के जो दरमियान था ना, कुछ नज़र आया। कभी हमें उम्मीद होती थी कि ये जो वबा है ये टल जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर हमने देखा कि इसकी मज़ीद लहर आना शुरू हो गई। तो उम्मीद ही करते रहे और नाउमीदी में ये साल गुजर रहा है। बिल्कुल, आलमी वबा की वजह से ये साल मुआशी और समाजी हवाले से उतार चढ़ाव का शिकार रहा है। इज्तिमाई और इनफरादी सतह पर पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। अल्लाह के करम से पाकिस्तान इस वबा के मनफी असरात से कदरे बचा रहा, लेकिन महंगाई ने पूरा साल अवाम की नाक में दम किए रखा है। आपने खुद अभी वॉक बॉक्स में सुना, हर बंदे की ज़बान पर जो है एक ही तस्करा है, वो है महंगाई का। और 2020 तो अब दम भर का मेहमान है। सवाल ये है कि अब 2021 हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है? क्या मईशत के मैदान में पाकिस्तान को कोई अच्छी खबर मिलेगी? 2021 के दौरान सियासी गर्मा गर्मी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि PDM का जो इत्तेहाद था इस साल तो खासा गर्मा गर्म सियासत करने की जो है ना कोशिश करता रहा। और इस साल के बिल्कुल शुरू में ही सेनेट इंतखाबात जो हैं वो भी आ रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात और पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात भी होने हैं। क्या कोई नया रहनुमा सियासत के उफ़क़ पे उभरेगा? पुराने लोग हमारे जो हैं वही बेहतर फैसले करने के काबिल हो सकेंगे? मुल्क की जो मईशत है, सियासत है, उसको क्या नया रुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये तमाम बातें हम सबके जहनों में हैं, कुछ सवाल हैं और हम ये जानना भी चाहते हैं कि कैसा ये साल रहेगा, सियासी महाज पर कैसा रहेगा, हमारे जो खारजी महाज है उस पर कैसा रहेगा, फिर जो कुछ सियासतदान हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी नहीं होगी, गरीब को कितना रिलीफ मिलेगा, ये भी एक बड़ी बुनियादी चीज़ है जो आम आदमी, हमारे जैसा आदमी सोचता है। तो इस हवाले से हमने आज कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है और उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुल्क मारूफ एस्ट्रोलॉजर अजमल खान मौजूद हैं और उनसा शाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद, शुक्रिया आप लोग हमारे साथ हैं। फरमाइएगा कि 2021 के हवाले से अजमल खान साहब आप क्या कहेंगे, ये कैसा साल है जो कि आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए? अस्सलाम वालेकुम फ़रा, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, शुक्रिया। 2021 फ़रा आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। अगर पाकिस्तान का हॉरोस्कोप देखा जाए तो पाकिस्तान को यहाँ पे अच्छी अच्छी खबरें मिलती नज़र आ रही हैं। अच्छा। और ये जो साल के आप हमारा जो साल शुरू हो जाता है वो 22 दिसंबर से, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने कर्जे कुर्जे कुछ उतारे, कुछ बेहतरी आई, कुछ हुक्मरानों पे दबाव ज़रूर रहेगा, लेकिन ऐसा ऐसा ये साल निकलता जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये रीस्ट्रक्चरिंग का साल है। पाकिस्तान नए सिरे से नए एग्रीमेंट करेगा, रूल्स और रेगुलेशन नए बनेंगे और फिर ये एक सिमत तयन करके निकल जाएगा। फरवरी के महीने और मार्च के महीने में ये थोड़ा सा दबाव में हुकूमत रहेगी, जिससे वो काफ़ी अपसेट होंगे और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा हम प्रॉस्पेरिटी पे चलते जाएंगे। बिल्कुल सही। आप हमारे साथ ही रहिए, उनसा से भी जान लेते हैं। उनसे 2020 कैसा रहा? क्या 2021 भी ऐसा ही रहेगा? कुछ तब्दीली आएगी? ये मुस्बत तब्दीली होगी या मनफी तब्दीली होगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। 2020 की पहले बात करते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें 2021 से, तो
एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में ऐड करें 2020 को 2+2 को तो 4 नंबर बनता है, और 4 नंबर जो होता है वो राहु का होता है। तो 2020 जैसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देकर गया है, कॉम्प्लिकेशंस, और वो क्यों देके गया है, क्योंकि उसका जो प्लैनेट था वो था राहु। अब 2021 जो है उसको अगर हम ऐड करें 2+2+1 को 5 नंबर बनता है, और 5 नंबर जो होता है वो मरकरी का होता है, यानी कि 2021 जो है वो मरकरी का ईयर होगा। अब अगर हम इसका पाकिस्तान का नंबर जैसे हॉरोस्कोप देखें तो 14 है, तो 14 भी 1+4 जो है 5 नंबर बनता है। तो दोनों नंबर जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं। 2021 भी 5 नंबर है और पाकिस्तान का नंबर भी जो है वो 5 नंबर है। तो 2021 जो इंशाल्लाह पाकिस्तान का साल मुझे नज़र आ रहा है, इकॉनमी जो है वो काफ़ी उसमें बेहतरी आएगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, कर्ज़ों में रिलीव होगा। हाँ, ये नहीं है कि महंगाई कम होगी, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो काफ़ी रिलीफ, स्पेशली जो है वो टूरिज़म, ट्रैवल और टूरिज़म है, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। ट्रैक्स बनते हुए, सड़कें बनती हुई, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो काफ़ी बेहतर होंगे। एजुकेशन का जो निज़ाम है वो काफ़ी बेहतर होगा। 2021 में वैसे तो फ़िज़िकल क्लासेस मुझे नज़र नहीं आ रही जैसे 2020 में रहा है, वर्ल्ड वाइड वर्चुअल सिस्टम ही होगा 2021 में भी। मेडिकल जो है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आ रही है वर्ल्ड वाइड। वैक्सीन आती हुई नज़र आ रही है, वैक्सीन आ गई है, लेकिन उससे जो कोरोना की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी मई के बाद। बिल्कुल अजमल साहब जिस तरह बता रहे थे, फ़ैब और मार्च के बाद काफ़ी बेहतरी, काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट में थोड़ी बहुत मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे कोई खान साहब की हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी जो गवर्नमेंट है वो मुस्तहकम नज़र आ रही है, बल्कि अब जो है 2021 से और मज़ीद बेहतरी के चांसेस, जो हमने काफ़ी सफ़र किया है पाकिस्तान ने 30, 40, 50 साल से, उसमें अब बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही। अच्छा अजमल रहीम साहब, आप फरमा रहे थे री अलाइनमेंट भी आप देख रहे हैं, क्योंकि खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या पुराने दोस्तों से दूरी और नए दोस्तों से कुर्बत भी कुछ है, या पाकिस्तान जिस हमेशा से खारजा पॉलिसी पे चलता रहा आपको उसी की कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है, और उसके क्या असर आप देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क की सूरत हाल पे? मजमूई तौर पे ये साल आपको बेहतरी लेके आएगा। यहाँ पे आपको कह लें कि एक नए, अच्छा यहाँ पे जिस शोबों में तरक्की होगी, जो बाहर के, जो आपने वजारत खाते खारजा का कहा कि वहाँ क्या कहेगा, तो वहाँ से हमारे गैर मुल्कों में जो एड मिलेगी, जहाँ पे जो पैसे मिलेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा जो काम होगा वो आपकी कंसल्टेंसी पे काम होगा। आपके बच्चों के एजुकेशन, बाहर वजीफ़े मिलेंगे, इनसाइड नई यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, आपके कम्युनिकेशन में बेहतरी आएगी, नए डैम बनेंगे, नए कंट्रैक्ट बनेंगे, और सबसे ज़्यादा जो टूरिज़्म में आपका काम बहुत होगा। तो ओवरऑल पाकिस्तान में ये बेहतरी आएगी। जहाँ तक अंसा ने बात की है कि वो हुकूमत पे प्रेशर ज़रूर आएगा फरवरी मार्च में, लेकिन हुकूमत जाती हुई नज़र नहीं आती। ये इसके मई के बाद स्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी, फिर आपको रिफॉर्म्स नज़र आएंगे। हुकूमत जाती हुई नज़र नहीं आ रही, मियाँ नवाज शरीफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, मियाँ शहबाज शरीफ क्या जेल से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं? ये बहुत उनको अभी टफ टाइम मिलना है। अभी दे विल हैव टू फेस लीगल चार्जेस। उनको अभी कोई किसी किस्म की सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी दरमियाना सा रास्ता निकल के एक साइड पे हो जाएगी, और वो आसफा को लॉन्च करके इसको एक नई रूप फूंकेंगे। तो अभी अपोजिशन जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो पे है। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात क्या होंगी, चैलेंजेस क्या होंगे जिनको पाकिस्तान को जिनसे निमटना होगा? हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस क्या होंगे? पाकिस्तान का जो बड़े चैलेंजेस है, हुकूमत खुद है, वो इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा इनके अपने रिफॉर्म्स होने वाले हैं। ये अभी तक अपने आप को रीअसेंबल्ड नहीं कर बैठे, एक सिमत नहीं इख्तियार कर सकते। जिस दिन ये
वो पास्ट से निकल के प्रेजेंट में आ जाएंगे। यू विल सी कि ये इनके काम सीधे होते जाएंगे। बाकी जैसे इंसान ने कहा कि कोरोना पाकिस्तान में मई के बाद बिल्कुल कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन दुनिया में इसको जाने में 1.5 साल लगेगा। अच्छा, ठीक है। और ये एक और मैं बात बताता हूँ, पाकिस्तान के लिए मार्च और सितंबर का महीना बहुत टफ टाइम लाएगा, बहुत टफ टाइम लाएगा। मार्च एंड सितंबर, ये 2 महीने मुश्किल गुजरेंगे। ठीक है उनसा, आप भी टैरो कार्ड के हवाले से ही नहीं, तमाम अवाम, गुर्बत, मुलाजमतें, ख़ास तौर पे और क्रिकेट भी हमें बता दीजिए कि क्रिकेट का जो फैंस हैं वो हमजा की तरह ज़रा परेशान रहेंगे। कोई खुशी की खबरें भी हैं? बाबर आजम क्या कोई रिकॉर्ड्स बना रहे हैं इस साल के नहीं बना रहे? अच्छा, पहले तो आवाम के लिए जो कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब इसमें मुझे लग रहा है कि ठीक है जॉब्स मिल सकती हैं, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा अभी डेवलपमेंट तो है। देखें स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुल्क में पैसा भी आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ तक आवाम को रिलीफ का ताल्लुक है वो आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। मैं नहीं कहती कि 2021 में कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा 2020 से अगर हम कंपैरिजन करें, लेकिन देखें 2020 में ये प्रॉब्लम हुई थी कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं स्टक हो गई थी, काफ़ी कारोबार में प्रॉब्लम हो गई थी, जॉब्स में डाउन साइजिंग हुई थी। अब उसमें अगर हम 2021 में देखें तो लॉकडाउन दोबारा होने का कोई चांस नहीं है। दोबारा लोग जो हैं उसी तरीके से अपना काम करते रहेंगे, तो उससे ये है कि बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतना आवाम के लिए कोई ख़ास रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। कोई महंगाई में कमी बहुत हद तक नज़र नहीं आ रही, थोड़ी बहुत हो सकती है। जी, क्रिकेट के बारे में भी ज़रा जल्दी से बता दीजिएगा, हमें ब्रेक के लिए भी रुकना है। क्रिकेट, जी क्रिकेट देखें किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, मकबूलियत होगी क्रिकेट की। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, कुछ मैचेस जीतेंगे, कुछ मैचेस हारेंगे, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, बाबर आजम की परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, कुछ मैचेस में अच्छी भी रहेगी, कुछ में इतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो अप्स एंड डाउन्स वाली सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे क्रिकेट में। ठीक है, हमें ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन अजमल साहब इस साल 2021 में भी सूरज ग्रहण दिखाई दे रहा है, 2 दफ़ा सूरज ग्रहण लगेगा, इसके क्या असरात आप देखेंगे कि 2021 को, और ओवरऑल बता दीजिएगा, अच्छा साल कह दें इसको? देखें सूरज ग्रहण का जैसे अभी 14 दिसंबर को पूरे शोर मचा हुआ था कि सूरज ग्रहण आ रहा, हुकूमत चली जाएगी, ये करेगी। सूरज ग्रहण का कोई किसी किस्म का नेगेटिव असरात कोई नहीं आते। इट्स अ साइंटिफिक थिंग्स, और ये सूरज और चांद के दरमियान और ज़मीन के दरमियान एक आ जाता है, इस पर किसी किस्म का नेगेटिव आस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक मिथ बनी हुई है, ना इससे हुकूमतें गिरती हैं, ना इस पर किसी के असरात होते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अजमल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसा शाह हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कुछ बेहतर रहेगा ये साल, हम बिल्कुल बेहतर साल नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बेहतर रहेगा। साथ कोविड की बात उन्होंने की, 2021 के मई में जाके कुछ कम होना शुरू, और पूरी दुनिया से तो अजमल साहब के मुताबिक अभी 1.5 साल लगेंगे इस सारे मसले के ख़त्म होने में। लेकिन ये तमाम जो है जाहिर है नॉलेज है जिसके ज़रिए से प्रीएम्प्ट या प्रिडिक्ट किया जा सकता है। दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ करे और बेहतरी करे। टाइम फॉर ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और इसके आज आखिरी दिन के हवाले से मेरे जहन में ना मिसरा बार बार गूंजी जा रहा है, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। सो ये अकाउंटेबिलिटी अपनी भी ज़रूर करें, और इसी हवाले से हम ये आपके साथ एक स्टोरी भी शेयर कर रहे हैं कि साल 2020 के दौरान पार्लियामान में अहम कानून साजी हुई है।
मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ज़ैनब अलर्ट बिल मंजूर हुए। सेनेट में अददी अक्सरियत न होने के बावजूद हुकूमत को 9 बिल इस वजह से मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पड़े। जबकि साल 2020 के दौरान पंजाब असम्बली के 9 इजलास हुए हैं, जिनमें तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बिल समेत 19 बिल्स की मंजूरी दी गई। रवां साल तारीख में पहली मरतबा बजट इजलास होटल में हुआ था। और असम्बली में कायमा कमेटियों को ऑपरेशनल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से पंजाब का पार्लिमानी निज़ाम मुतासर हुआ। सिंध असम्बली की बात करें तो साल 2020 में पहली बार कोविड के बायस इजलास जो है वर्चुअल बुनियादों पर किए गए और साल के दौरान सिंध असम्बली और गवर्नर के दरमियान बिलों की मंजूरी के मामले पर तकरार भी चलती रही। और ऐवान में तो यहाँ तक गवर्नर सिंध के इख्तियारात कम करने का कानून भी पास किया गया था और सूबाई असम्बली में कोविड एमरजेंसी रिलीफ बिल समेत मुतअद्दिद सरकारी बिल और करारदादें मंजूर की गई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो पार्लियामान जहाँ पर अवामी मसाइल की बात होनी चाहिए, क्या वहाँ पर अवामी मसाइल की बात हुई? हमने क्या देखा? हमने उधर से अब्दुल कादिर पटेल को देखा कि जो ज़ाती हमले कर रहे थे, फिर मुराद सईद को देखा जो जवाब दे रहे थे, और फिर वॉकआउट देखे कि वॉकआउट करके चले गए। अवामी मसाइल पर कितनी बात? हर वक्त गर्मा गर्मी, बहसा बहसी, एक अजीब किस्म की रगें फूली हुई, सांस फूले हुए, चेहरों के रंग लाल, ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। सो इस हवाले से हम मज़ीद बातचीत करेंगे। सरबराह पिलडाट अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 2020 को पार्लियामान के साल के तौर पर आप कैसा देखते हैं? क्या आप देखते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? इतने पैसे लगते हैं एक सेशन के ऊपर, उन्होंने वो हक अदा किया आवाम का कि उन्होंने उनको वोट दिया है, वहाँ पहुँचाया है, पॉलिसी साजी में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया आपका। आपने आखिरी बात जो की कि बहुत पैसा लगता है, वाकई 1 करोड़ 30 लाख रुपया एक घंटे का खर्च आता है। अगर आप मौजूदा बजट को देखें तो इससे जो एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए अरकान असम्बली को कि इस सारे एहतमाम पे इतना खर्च आता है तो उनको एक मिनट को बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नज़र नहीं आया। इस साल के दौरान तो चीज़ें कुछ ख़राबी की तरफ ही जाती हुई नज़र आई, बावजूद इसके कि अगर आप लेजिस्लेशन को देखें तो उसमें इजाफा हुआ, काफ़ी इजाफा हुआ। यानी पिछले साल कैलेंडर ईयर में अगर आप देखें तो उसके मुकाबले में बहुत काफ़ी इजाफा हुआ है। लेकिन उसकी बड़ी वजह गालबन वो FATF की बुनियाद पे की जाने वाली कानून साजी थी। उसके ऊपर मालूम नहीं हमें खुश होना चाहिए, उसके ऊपर अफसोस का इजहार करना चाहिए। खुश तो इसलिए होना चाहिए कि चलें किसी मामले पे कुछ चीज़ों के ऊपर मफाहमत हुई और कुछ बिल पास हो गए, लेकिन अफसोस का इजहार इसलिए होना चाहिए कि ये वो काम है जो हमें खुद से करना चाहिए और हमें कोई इंटरनेशनल एजेंसी ये बताए कि अब आप कानून भी वो पास करें और वो हमें डिक्टेट करें और उसकी बुनियाद पे हमें कर पाएँ, तो ये बहुत अफसोस की बात है। इस साल के दौरान एक ये ट्रेंड भी देखने में आया है कि वज़ीर आज़म साहब की जो अटेंडेंस है वो भी मज़ीद कम हुई है। पिछले साल भी को बहुत अच्छी नहीं थी, 12 दफ़ा वो आए थे 2019 में, लेकिन इस दफ़ा वो 10 दफ़ा आए हैं 2020 में। तो इसका मतलब है कि उसमें दिलचस्पी उनकी मज़ीद कम होती चली जा रही है। असम्बली के अंदर अलबत्ता एक अच्छी बात हुई है कि ऑर्डिनेंस की तादाद जो है वो कम हुई है। पिछले साल कोई 21 के करीब ऑर्डिनेंसेस हुकूमत ने ले किए थे पार्लियामेंट में, इस दफ़ा 14 किए। बिल्कुल ठीक है। एक हौसला। अहमद बिलाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इन तमाम ये जो लेजिस्लेशन हुई है इसका आम आदमी को कितना फ़ायदा हुआ ये भी आपसे बात करेंगे। अभी आपने अटेंडेंस की बात की है कि वज़ीर आज़म साहब 10 मरतबा आए हैं, तो हम हर हफ्ते आना था उन्होंने। हम KP असम्बली की बात कर लेते हैं। KP असम्बली में वज़ीर आला महमूद खान ने रिकॉर्ड बना दिया, वो सिर्फ एक दफ़ा आए हैं और जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून MP है हुमैरा खातून की 100% बिल्कुल 100% हाजिरी रही है। अच्छा, तो ये कितनी अच्छी बात है ना, तो इसमें आप एक्नॉलेज करें ख़वातीन को कि वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ज़्यादा। हुमैरा खातून हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। बड़ा कमेंडेबल है ये काम कि आपने अपनी अटेंडेंस जो है उसको आपने यकीनी बनाया। जबकि KP असम्बली के जैसे हमजा भी बात कर रहे थे, वज़ीर आला सिर्फ एक बार असम्बली में आए हैं, आपकी 100% हाजिरी रही। ये क्यों, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती थी कि आपने ज़रूर सेशन में जाना है? आप भी तो कोई ना कोई बहाना करके वहाँ से गैर हाजिर हो सकती थी। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझ रही हूँ कि नहायत अहम जिम्मेदारी है जिस पे हमें आवाम बिठाते हैं और आवाम बिठाते हैं।
मेरे ख्याल में इसके लिए हम आवाम के सामने जवाबदेह हैं कि वो जिन नुमाइंदों को भिजवाते हैं और वहाँ पे बिठवाते हैं तो जाहिर है कि उनसे उनकी तवक्कात उसी तरह होती है, इसलिए कि वहाँ पे आम आदमी की रसाई मुमकिन ही नहीं होती। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो सियासी पार्टियाँ अपने मेंबरान को भिजवाती हैं तो वो पार्टियां जो है वो उनकी ग्रूमिंग करवाना वो उन पार्टियों के मंशूर और दस्तूर का हिस्सा होना चाहिए। और मैं जमात इस्लामी के लिहाज से ये समझती हूँ कि जमात इस्लामी कोई सियासी पार्टी नहीं है बल्कि ये एक तहरीक है और जमात इस्लामी पहले दिन से ही अपने कारकुन को एहसास ज़िम्मेदारी का शऊर देती है। लिहाजा हम पार्टी के अंदर अपने इन तमाम कामों के लिए जवाबदेह होते हैं और हम एक जिम्मेदार फर्द से अपने आप को समझते हैं। पैसों के अंदर हों चाहे हम इलेक्शन के लिए काम कर रहे हो, चाहे हम तहरीक के अंदर काम कर रहे हो या बाहर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हुमैरा साहबा, हमें ये बताइए कि क्या असेंबली में ऐसा कुछ नहीं होता कि वज़ीर आला साहब को मोटिवेट करें ऐसे इजलास के वज़ीर आला साहब भी जो हैं असेंबली का रुख करें? वजह क्या है? मेंबरान क्यों गैर हाजिर रहते हैं असेंबली में? क्या अवामी जो मसाइल हैं उनकी बात ही नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं होती उनकी मौजूदगी की? मैंने तो इसलिए आपको ये कहा कि ये तो हर पार्टी के मंशूर और दस्तूर का हिस्सा होना चाहिए कि वो अपने जो लोग भिजवाते हैं कि वो किस कैलिबर के लोग हैं, वो एहसास ज़िम्मेदारी रखते भी हैं कि नहीं। अब ये एक इंतहा है कि आपके वज़ीर आला मोहतरम जो हैं वो आपके 49 इजलासों में से एक ही इजलास में आए और मेरे ख्याल में वही उनका एक इजलास था जो जिसमें कुछ मसाइल खड़े हुए थे अपोजिशन के साथ और उसी को रिजॉल्व करने के लिए वो आए थे। तो ये एक बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का अंसर है। दूसरा जो एक अहम बात है कि लेजिस्लेशन जो हुई है, लेजिस्लेशन हुई तो जाहिर है कि बहुत बड़ी हुई होगी और उसकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप इस तरह की लेजिस्लेशन करवा रहे हैं कि आप अपने इस फिगर्स को बढ़ा रहे हैं कि हमने इतने करारदादें पास की, इतने बिल पास किए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो हो तो ये एक बहुत बड़ी यानी फिक्र की बात है। बिल्कुल सही। इसलिए समझती हूँ कि हमारे आइन और हमारे दस्तूर के अंदर जो करारदादें और जो चीज़ें हम आगे पीछे अल्फाज के हेर फेर के साथ पास करवाते हैं वो हमारे आइन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल जीरो। ठीक है, बिल्कुल सही। आप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो यही बात हम करेंगे इस वक्त। अहमद बिलाल साहब आपके साथ वही फरमाइएगा सर कि आपको नजर आया कि डिबेटिंग फोरम ही रहा पार्लियामान या उससे बढ़कर कानून साजी भी हुई और कोई इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी कोई आवाम को रिलीफ देने की तरफ भी, इसमें कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों की कारकर्दगी जो है उसके हवाले से बताइएगा। देखिए, ये जहाँ तक नंबर ऑफ बिल्स या नंबर ऑफ एक्ट्स अप्रूव्ड या पास्ड का ताल्लुक है उसमें तो इजाफा हुआ है, अच्छा खासा इजाफा हुआ है, इसको तस्लीम किया जाना चाहिए। मैंने पहले ये बात कही थी कि 6 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट बने थे पिछले साल में, इस दफ़ा 36 बने हैं, तो 6 गुना इजाफा हुआ है। लेकिन देखिए जो इम्प्लीमेंटेशन है और एनफोर्समेंट है वो है तो बहुत अहम। कोई कानून बन जाए और उस पर अमल ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये अब पार्लियामेंट का काम नहीं है। पार्लियामेंट उसके ऊपर निगरानी तो कर सकती है, जवाब तलबी तो कर सकती है, लेकिन ये काम एग्जीक्यूटिव का है, यानी हुकूमत का है कि उसकी एनफोर्समेंट कराए। जो हमारे यहाँ तकसीम है यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, हाँ जी, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस है, उसमें तो ये काम एग्जीक्यूटिव का है। लेकिन उसमें मामला तो बहुत ही ख़राब है, उसमें छोटे से छोटे कानून से लेके बड़े से बड़े कानून तक उसकी कोई एनफोर्समेंट का, उसके लिए तरीका ये है कि असम्बलियों के अंदर कमेटियां हैं और कमेटियों के ज़िम्मे ये काम है कि वो निगरानी करें। तो असम्बलियों के अंदर कमेटियों की निगरानी का काम भी को बहुत ज़्यादा हौसला अफजा बिल्कुल ऐसे ही है। और पंजाब में तो कमेटियां बन ही नहीं सकी, इतने इख्तलाफात रहे। अहमद बिलाल महबूब साहब आपका बहुत शुक्रिया, हुमैरा खातून साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, और इसलिए भी शुक्रिया कि असेंबली में जाती रही हैं और 100% आपकी हाजिरी रही है। और बाकी जो लोग हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि कितना ज़्यादा खर्चा आता है, कम से कम असेंबली जाएं तो सही ताकि मसाइल पे बात तो हो सके। 1 घंटे का उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया जो है वो बताया है, जो हमारा ये सेशन चल रहा होता है जिसमें आप लड़ाइयाँ, झगड़े, दंगा फसाद जो है वो देख रहे होते हैं। और मुझे हमारा की बात बहुत अच्छी लगी कि जमातों को भी एहतसाब करना चाहिए कि जिन लोगों को उन्होंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि पहुँचे हैं पार्लियामान में, वो वहाँ पर अपना किरदार सही से निभा रहे हैं या नहीं, सिर्फ तकरीर बराए तकरीर जो है वो कर वापस तो नहीं आ रहे। तो अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं और उम्मीद करेंगे कि अगले साल जब पार्लियामान के इजलास होंगे तो आम आदमी की उसमें बात होगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
बैक सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और इस साल में अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ी मराहत दी गई और एक एमनेस्टी की बात भी हुई जिसके बारे में भी पिछले दिनों बयान आया कि उसको मज़ीद तौसीह जो है वो नहीं दी जा रही। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिलने वाली हुकूमती पैकेज पर हुकूमत ने बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया था उसके तहत तामीराती मनसूबों में दिलचस्पी लेने वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स को अपना सरमाया 31 दिसंबर यानी आज तक बैंक अकाउंट्स में जमा कराना था। हम बिल्डर एंड जो लैंड डेवलपर्स सरमाए को बैंक अकाउंट से निकालने के मजाज भी होंगे और इसे तामीराती मंसूबों में इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। यही वो एमनेस्टी थी ना जिस इसके ये पॉइंट्स हैं जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अहम बात यह है कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसका इतलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर और बेनामीदारों, जराइम और दहशतगर्दों के सरमाए पर नहीं होगा। ऑर्डिनेंस में ये बात भी शामिल है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी। और साथ ही साथ अगर आप घर फरोख्त कर रहे हैं तो कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं किया जाएगा, वो लागू नहीं होगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर होगा। तो आज तक की तारीख है जो दी गई थी हुकूमत की जानिब से। हाँ, चूँकि एक अहम स्कीम जो है वो दी गई मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए। तो जाते साल में हम इसका भी एक रिव्यू जो है वो कर रहे हैं। हमारे साथ हैं इनकम माहिर टैक्स अमूर शाहिद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद बशीर साहब एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा पहले तो शाहिद शब्बीर साहब बताइए कि ये जो बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए ऑर्डिनेंस है इससे लोग फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं। और दूसरा एक ऐलान कि इसमें मज़ीद एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी जा रही, क्या ये अभी तक कंफर्म हो गया है कि नो मोर एक्सटेंशन, इसकी जो डेडलाइंस हैं वो वही रहेंगी? देखें, ये स्कीम इतनी अच्छी है कि इससे पहले शायद इससे अच्छी बेहतर स्कीम नहीं आई। ठीक है। किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो डिपेंड करती है कि आपने स्टील कितना इस्तेमाल किया और आपने सीमेंट कितना इस्तेमाल किया। इस स्कीम से बेशुमार लोग फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, मुल्क में रोज़गार बढ़ेगा। उसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन स्टील इस्तेमाल होगा, सीमेंट इस्तेमाल होगा। स्कीम तो बहुत अच्छी है। टैक्स पेयर को सहूलतें बेशुमार दी गई, बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हैं। मसलन आप जितना पैसा इस पर लगाएंगे उसके ऊपर उससे आपकी पूछ नहीं होगी, ये पैसा कहाँ से आया आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। जो फर्स्ट परचेजर होगा उससे भी नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा तुम्हारे पास ख़रीदने के लिए कहाँ से आया। इससे बढ़कर सहूलत और क्या हो। सहूलतें दे दी, लेकिन अब बेशुमार लोग ये रब्ता कर रहे हैं, हमसे भी रब्ता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जी के मुश्किलात हैं, ये कैसे पूरा होगा, जो पैसा हमारा बैंक में रखा जाएगा इसका क्या बनेगा अगर हमें अप्रूवल नहीं मिलती। तो मैं मेनली आपके साथ बात इस वक्त करूँगा कि इसमें मसले मसाइल के मुश्किलात क्या लोगों को पेश आ रही हैं। अच्छा, अब इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जी। मसलन सबसे पहले बिल्डर या डेवलपर ने अपने आप को IRS पे फॉर्म जमा कराना है, ये सब कर लेंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग फॉर्म जमा करा लेंगे। उसके बाद जो भी पर्सन इसमें इसका फ़ायदा उठाना चाहता है जी एज अ बिल्डर या डेवलपर, उसने अपने आप को बोर्ड के साथ रजिस्टर कराना होगा, ये भी सब कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन जो है वो 31/12/2020 तक होनी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके अलावा सर्टिफिकेट लेना है, जो मैप अप्रूविंग अथॉरिटी या नेस्पाक है उससे आपने सर्टिफिकेट लेना है, वो भी बोर्ड में जमा कराना है। यहाँ से थोड़े थोड़े मसाइल यहाँ से अब शुरू हो रहे हैं। अच्छा, शुरू होंगे। मसलन आपने मैप अप्रूविंग अथॉरिटी से लेना है कि लैंड एरिया कितना है, कवर्ड एरिया कितना है, सेलेबल एरिया कितना है। इस पे डिस्प्यूट आ सकता है कि वो मैप अप्रूव नहीं कर रहे, वो टैक्स पे कह रहे हैं, बिल्डर कह रहे हैं कि जी मेरा इतना एरिया है, वो कहते हैं इतना एरिया है, तो मैप अप्रूविंग अथॉरिटी आपका मैप अप्रूव नहीं कर रहा। यहाँ पे अब एक रुकावट पेश आ रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात इसमें ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि कंस्ट्रक्शन का काम या डेवलपमेंट का काम जो है वो 31/12/2020 तक शुरू होना है, कमेंसमेंट इसकी होनी है। ओके। देखें, जिस शख्स ने अपना पैसा बैंक में रखना है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मेरा पैसा है, मैं बैंक में रख रहा हूँ, उठा के बैंक में डाल दिया, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम नहीं, सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम पेश आनी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि आपकी कमेंसमेंट जो है ना वो 31/12/2020 तक होनी है। ठीक है। अब 31/12/2020 तक अगर कमेंसमेंट नहीं होती तो फिर क्या होगा?
चलो थोड़ी सी बोर्ड ने थोड़ी सी सहूलत जो है ना वो दी है। वो सहूलत बोर्ड ने ये दी है कि जी अगर आपने कुछ सर्टिफिकेट नहीं मिला, आपका मैप अप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि कमेंसमेंट जो है वो डीम की जाएगी, तसव्वुर की जाएगी कि कमेंसमेंट जो है वो शुरू हो गई अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए। ठीक है शाहिद साहब, यहाँ पर ये बता दीजिएगा कि आप हुकूमत को क्या तजावीज़ देंगे इसके ऊपर कि ये अगर छोटी मोटी तब्दीलियाँ कर ली जाएँ तो जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो ज़रा मुतमईन हो जाएंगे, ज़रा बेहतर तरीके से काम कर सकें। ये हिकअप्स कैसे रिमूव हों? मैं आपको मुख्तसरन ये चीज़ बता दूं कि अगर आपको जो है ना कमेंसमेंट की अप्रूवल नहीं मिलती और बोर्ड भी उसको प्रीमिनली अप्रूव नहीं करता तो टैक्स पेयर क्या करेगा, कहाँ जाएगा? उसको सबसे बड़ी एप्रीहेंशन इस टैक्स पेयर को ये है कि जो मैंने पैसा बैंक में रख दिया, मुझे उसकी अप्रूवल नहीं मिलती, कमेंसमेंट की अप्रूवल नहीं मिलती, तो मेरे पैसे को तो अनएक्सप्लेन्ड ट्रीट हो जाएगा, वो तो सारी की सारी कंसीलमेंट बन जाएगी, टैक्स लग जाएगा। अब गवर्नमेंट ने कह तो दिया कि हम 1 महीने का आपको टाइम देंगे, प्रोविजनली हम करेंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं होता तो फिर क्या होगा? तो मेरी सजेशन इसमें यह है कि टैक्स पेयर को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो बिल्डर डेवलपर पैसा बैंक में रख रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, उसके अप्रीहेंशन, उसके डर खौफ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन इसमें यह है कि आप इसको 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दें। ठीक है। 3 महीने मिल जाएंगे। टैक्स पेयर जो है वो इसको अप्रूवल की तरफ लगेगा, अप्रूवल लेगा और अपना प्रोजेक्ट मतलब कि बिल्कुल बेफिक्री से शुरू करेगा। अगर ये अप्रूवल नहीं मिलती तो ये डर खौफ बैठा रहेगा और अल्टीमेटली, और फिर ये भी बात है कि हमारे यहाँ टैक्स पेयर फ्रेंडली माहौल नहीं है। ठीक है, लेकिन शायद शब्बीर साहब यही हम बात कर रहे थे डिपार्टमेंट जो है ना सर के इसके बारे में तो कहा नहीं है हफीज साहब ने कि ये नहीं होगा। वो तो कह रहे हैं कि नहीं फर्दर इस पे एक्सटेंशन होगी। तो ये अभी निगोशिएट हो रही है ये बातें गवर्नमेंट के साथ कि ये होनी चाहिए, कहीं कहीं ये डिस्कशन हो रही है। देखें, टैक्स पेयर्स की तरफ से, बिल्डर्स की तरफ से डेवलपर्स के लिए तो बहुत प्रेशर है। बेशुमार लोग राब्ते कर रहे हैं और मीटिंग हर हालत में होंगी, बल्कि होनी भी चाहिए मीटिंग। और ये तो नहीं होना चाहिए कि आप इतनी बड़ी सहूलत दे रहे हैं, लोगों का बिलियन ऑफ रुपीज़ जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा। और वो डर खौफ उनको रहेगा कि जी मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव होना ही नहीं होना। तो ऐसा तो नहीं कि ये अमाउंट पे सारे मुझे टैक्स देना पड़ जाए, क्योंकि अगर आप उसके एक शख्स की अप्रूवल नहीं होती तो उसको तो सारे पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। फिलहाल तो ये है कि जी आप जो पैसा उसमें रखेंगे और बिल्डिंग में लगाएंगे, कमेंसमेंट के लिए कम से कम 3 माह की जो है वो तौसीह कर दी जाए, 31 मार्च तक जाए। शाहिद शबीर साहब माहिर टैक्स ये तजवीज़ पेश कर रहे थे। ये तजवीज़ थी और तजवीज़ जो है उनके ख्याल में बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जो कि इन मराद से और इस एमएनसी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो हुकूमत को इस पर सोचना भी चाहिए। बिल्कुल, अगर उनको मसाइल हैं तो उनका हल तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। सो ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगर आपने पाई जोड़ी थी ना और इस साल के लिए आपने सोचा था कि 2020 में अब हम गाड़ी ले लेंगे, ये गाड़ी जो है तकरीबन 8 लाख की है, तो आप नहीं ले सकते क्योंकि तकरीबन जो कीमतें हैं वो डबल हुई हैं इस साल। मुल्क भर में गाड़ियों की कीमतों को पर लग गए हैं। रवां साल गाड़ियों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से मुतवस्सित तबका नए कार खरीदने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। पाकिस्तान में 10 से 12 लाख रुपए में फ़रोख्त होने वाली कार अब 18 से 20 लाख तक पहुँच गई, जबकि 15 से 22 लाख में मिलने वाली गाड़ी की कीमत 31 लाख तक जा पहुंची है। कीमतों में इजाफे के बावजूद गाड़ी की क्वालिटी का कोई मयार नहीं है और गाड़ियों में हादसात के दौरान हिफाजत का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। हम जितने एक्सीडेंट देखते हैं, ख़ासतौर पे ये सर्दियों में जो एक्सीडेंट मोटरवे पे देख रहे हैं, पूरी गाड़ी ऐसे प्रेस हो जाती है। हाँ, और वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस भी लिया। उन्होंने 3 बड़ी कंपनियों के खिलाफ ये नोटिस लिया है कि उन्होंने 3 साल में यहाँ पर मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी थी, जो अभी तक नहीं की है। सो हुकूमत के साथ जो एक मुआहिदा था उसको ओवरलुक किया गया, जबकि ये गाड़ियाँ और ये कंपनियाँ जो हैं ये मुसलसल फ़ायदा जो है वो कमाती हैं। कार डीलर्स एसोसिएशन का ये भी कहना है कि अगर हुकूमत गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी हटा देना तो मकामी गाड़ियों की कीमतें मामूल पर आ सकती हैं, क्योंकि उन्हें मुकाबिल मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई कंपटीशन तो होगा ना कि आपको कोई गाड़ी मिल रही है ऐसी कि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बन रही हैं, जो यहाँ पर कंपनीज काम कर रही हैं, उनको अपनी कीमतें कम करनी पड़े, ना कि इतनी ज़्यादा कीमतें हो जाएँ कि आप सिर्फ देख सकते हैं कि ये गाड़ी है मुझे अच्छी लगती है। चलें, इस हवाले
हवाले से हम सुनील सरफराज मंच से बात करते हैं, जो कि हमारे साथ गाड़ियों के कारोबार में वसी तजर्बा रख। सुनील मंच साहब, एक तो ये फरमाइएगा सबसे पहले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो नोटिस लिया है 3 बड़ी कंपनियों के खिलाफ कि 3 साल में उन्होंने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी थी, जिससे गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो कम होती, सस्ती होती, जो नहीं किया गया, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा और ये कितना अहम है कि ये तमाम जो इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं जो यहाँ पर इतने पैसे कमा रही हैं, वो अपने वादे भी पूरे करें और सस्ती गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर फराहम हो सकें। जी बहुत शुक्रिया फरहाद साहब। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जो नोटिस का आप बात कर रही हैं, नोटिस का रिजल्ट मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये ऑन पेपर नोटिस वाली बात है। अगर आप देखें कि कोई भी कारोबारी इदारा है, अगर वो आपके मुल्क में आने की कोशिश करता है, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और वो आपकी मईशत के लिए बड़ी रीढ़ की हड्डी होता है। सो 2016 में एक ऑटो पॉलिसी आई थी जिसके तहत 14 कंपनियों ने जो है ना वो इजहार किया था अपने इंटरेस्ट का, और उन्होंने लाइसेंस भी लिए थे ग्रीन फील्ड के और 3 ने ब्राउन फील्ड के। और उनमें से कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अपना प्लांट लगा चुके हैं, कई पुल आउट कर गए थे बिकॉज उनको लगता था कि जिस तरह भी आप पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि आप कारोबार शुरू करते हैं और अगर आपको फिजिबल नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली आप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, जिन्होंने कंटिन्यू किया उन्होंने प्रोडक्ट बनाई और मार्केट में प्रोडक्ट भी लेके आए। अब ये एक किसी भी कारोबारी जो है ना इदारे का प्रोग्रेटिव है, उसकी मर्जी है वो किस सेगमेंट में गाड़ी लेके आ रहा है, बिकॉज वो एक कहते हैं ना प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, वो एनजीओ नहीं है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट का काम ये है कि गवर्नमेंट उनसे डिसाइड करे कि आप किस किस सेगमेंट की गाड़ियां किस किस टाइम में लाएंगे, एक टाइमलाइन डिसाइड करे, और अगर वो टाइमलाइन एग्रीड है तो अब आप उनको पेनलाइज कर सकते हैं, वरना ये नोटिस ये सारे सियासी नारे होते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने वाकई नोटिस लेना है आवाम को सस्ती गाड़ी देने का तो बड़ा इजी तरीका है। आपके मुल्क में जौन सी भी गाड़ी सड़क पे आती है, बेशक वो 10 लाख की है या 50 लाख की है, 1 करोड़ रुपए की है, उसमें डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं दे अमाउंट टू 35 to 40%। तो अगर आपको प्राइस सस्ती करनी है तो आप इदारों के ऊपर ना देखें, नोटिस ना लें, आप टैक्स कम करके आवाम को सहूलत पास कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुतवस्सित तबके की बात कर रहे हैं, मुतवस्सित तबके के ख्वाबों की बात कर रहे हैं कि चलें घर तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, गाड़ी कुछ सस्ती होती थी, पहले ये ख्वाब पूरा कर लिया जाता था। मुतवस्सित तबका अब कोई पाकिस्तान में गाड़ी खरीद सकता है अभी की अगर आप कीमतें देख लें तो, कोई ऐसी गाड़ी के जो चलाने के भी काबिल हो? देखिए अगर आप नई गाड़ी की बात करें तो नई गाड़ी आपको 0 मीटर पाकिस्तान में एंट्री लेवल भी कोई गाड़ी 1 मिलियन रुपीस के अंदर नहीं मिलती, तमाम गाड़ियों से ऊपर है। और मुतवस्सित तबके के लिए उन्होंने यही कहा कि जो मोटरसाइकिल की प्राइस थी उसको तकरीबन गाड़ी की प्राइस पे ले आए। तो उस लिहाज से तो मुझे ये लगता है कि यूज्ड कार इज द ओनली ऑप्शन जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है। जो इम्पोर्टेड गाड़ी है वो भी नहीं हाथ में आएगी, बिकॉज जो आपकी फॉरेन करेंसी का रेट है, एंड अगेन इम्पोर्ट के ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज है वो तकरीबन 150 से लेके 350% तक जाती है, वो भी एक आम आदमी के उसमें नहीं आएगी। लेकिन सुनील साहब, जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ने ये नोटिस चले ले लिया है कि जी 3 बड़ी कंपनियों ने मैन्युफैक्चर तो यहाँ करना था, 3 साल के बाद लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाना था, कितने लोगों को उससे रोज़गार मिलता, कितने लोगों को यहाँ पर फिर उसकी वजह से कीमतें भी कम होती। क्या ये चीज़ें जो हैं ये भी अगर वो पार्ट ऑफ एग्रीमेंट था जिसके तहत उन्हें यहाँ पर एक मार्केट मिली तो वो एग्रीमेंट को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी नहीं और उस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? दूसरा सेफ्टी जो मेजर्स हैं, जो पूरी दुनिया में बड़े सेफ्टी फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे यहाँ पे कंप्लीटली ओवरलुक होते हैं। यही कंपनियां हैं जो वहाँ पे गाड़ियाँ देती हैं तो उनकी क्वालिटी फ़र्क होती है, हमारे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड जो उनकी तरफ से हैं, इस पे क्या किया जा सकता है और होना चाहिए क्या? देखिए वो जहाँ तक सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात है, आप अगेन जब भी कोई इदारा किसी मुल्क में कारोबार करने आता है, रूल्स ऑफ गेम गवर्नमेंट सेट करती है कि हमारे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है। सिर्फ अगर आप बात करें किसी भी गाड़ी की, अगर वो यूरोप में जा रही है उसका गेज अलहदा होगा, अगर वो एशिया में जा रही है उसका गेज अलहदा होगा, डिपेंडिंग अपॉन की रेगुलेशन क्या है। हमारे मुल्क में मसला ये है कि कोई सेफ्टी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं आप सारे बात जरूर करते हैं गाड़ियों में एयर बैग होने चाहिए, गवर्नमेंट के लोग भी जब असेंबली फ्लोर पे आते हैं तो बात करते हैं, बट अभी तक जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थी जो सेफ्टी की थी वो नहीं आ सकी। बट एक कोई अच्छी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब से बात हमारी होती रहती है और वो अक्सर ये बताते हैं कि जो एक नई जो पॉलिसी आ रही है जिसके अंदर आप मिनिमम क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है वो सेट करने जा रहे हैं, इससे पहले कोई ऐसा मिनिमम स्टैंडर्ड इन प्लेस नहीं था। बिल्कुल ठीक है। आने वाले साल में आप देख रहे हैं कि कुछ कीमतें नीचे आएंगी, डॉलर को मुस्तहकम करने की बात हो रही थी, डॉलर तकरीबन मुस्तहकम हो गया है, एक जो है उसकी कीमत जो है सेट हो गई है। अब आप देखते हैं कि आने वाले साल में शायद कुछ कीमतें नीचे आएंगी, डॉलर की वजह से भी कहा जा रहा था कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। कोई गरीब आदमी, कोई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला अगले साल खरीद सकेगा? मुझे नहीं लगता सर। देखिए डॉलर स्टेबिलिटी लाता चीज़ है, लेकिन मैंने अपने 40 साल जिंदगी में आज तक गाड़ी की प्राइस कभी नीचे आती नहीं देखी, नेवर एवन वंस। रीजन ये है कि आप देखिए फिर वही बात है कि आम मुतवस्सित तबका तब गाड़ी खरीदेगा जबकि जो इदारा बना रहा है वो उनके लिए गाड़ी भी बनाए।
अभी कंपटीशन बहुत आ रहा है, दिसंबर के अंदर ही 5 या 6 गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, या अगले 6 महीने के अंदर जो आपकी ऑटो पॉलिसी का फायदा उठाने के आखिरी 6 महीने हैं, बहुत सी और गाड़ियां लॉन्च होंगी। कंपटीशन बढ़ेगा, उससे फायदा ये होगा यूजर को कि आपको अगर एसयूवी मार्केट ही देख लें तो एक चॉइस के बजाय 5 चॉइसेस हैं, ऑप्शन ज्यादा मिल जाएंगी सेम प्राइस में। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत, अगर आप कहना है एक्सपेक्ट करें कि जी जो लोअर सेगमेंट ऑफ मार्केट है उसके अंदर हैचबैक में आपको कोई और जो है नई प्रोडक्ट मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि वहाँ पे बहुत कट थ्रोट किस्म का कंपटीशन है और वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बड़ी कम है। तो मुझे नहीं नजर आता कि कोई भी कंपनी 1000 सीसी से नीचे की सेगमेंट में इंटरेस्टेड है। तो ठीक है, हुकूमत को फौरी तौर पर कोई इकदामात करने की ज़रूरत है, या हुकूमत को इकदामात कर सकती है? जैसे आपने कहा कि टैक्स में छूट दी जा सकती है, दीगर कौन से इकदामात हैं जो हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा इकदाम तो यही है, मैं आपको बता रहा हूँ, 40% डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो अगर 100 रुपए की गाड़ी तो 40 रुपए तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट उसको 80 रुपए की करना चाहती है, वो टैक्स को 20% कर दे। तो उस लिहाज से सबसे डायरेक्ट आपके पास जो लिवर नजर आता है, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिसको आप इंग्लिश में लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, तो सिंपल से आप टैक्स कम करके बेनिफिट पास करें और इदारों के जो गाड़ियों वाले इदारे हैं उन पे कैप लगा दें कि भी हमने ये टैक्स कम किया है, आप प्राइस को इससे आगे इंक्रीज नहीं कर सकते। यहाँ पे प्राइस कोई नहीं है। तो सुनील साहब, अगर ये पॉलिसी बन जाती है तो उसके बाद इस पे अमल दरामद, ये जो गाड़ियां मार्केट में इस वक्त हैं ये कहाँ जाएंगी? जो उस सेफ्टी स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरेंगी, इनका क्या होगा? और नई आने वाली गाड़ियां कब तक हमें उस प्रोटोकॉल की मिल सकेगी? देखिए, इनका तो कुछ नहीं हो सकता जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज ये तो जो गाड़ियां पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर लाखों की तादाद में मौजूद हैं। जब वो सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं था तो उस टाइम वो बन गई थी। यस, अब नई आने वाली गाड़ियों में आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा और विद इन 4 से 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि तमाम गाड़ियां जो सड़क पे मौजूद होंगी, बिकॉज पुरानी गाड़ियां मार्केट से आउट होती जाएंगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम जो नए स्टैंडर्ड से कंप्लाइंट गाड़ियां वो होंगी। उसको होने में कितना टाइम लगेगा? जो हमने सुना था इस साल के एंड तक जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट PSQC तैयार कर रहा था वो आ जाएगा। और मेरा ख्याल है हमें वो ट्वीट पे गाए बगाए खुशखबरियां देते रहते हैं फवाद चौधरी साहब, तो उम्मीद करते हैं कि इस साल के शुरू में 2021 के शुरू में ये पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी। एंड वंस इट अप्रूव्ड तो फिर आपके मुल्क में कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं बन सकेगी जो उस स्टैंडर्ड को फॉलो ना करे। बट अभी तो ये देखना है कि वो स्टैंडर्ड क्या सेट किए जाते हैं। 1 एयर बैग है, 2 एयर बैग है, गेज क्या होगी, आपके ब्रेक का स्टैंडर्ड क्या होगा, तो इस तरह की काफी चीजें जो कि अभी गौरतलब में देखते हैं कि इंशाल्लाह क्या होता है। चले, हम भी आपकी तरह जो है ये उम्मीद रखते हैं। सुनील सरफराज मंच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे बड़े पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और आया कि मुतवस्सित तबका जो है गाड़ी नहीं खरीद सकता, बाइक खरीद लें, क्योंकि अब गाड़ी की कीमत पे आपको बाइक दस्तयाब। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। गाड़ियों की कीमतों की हमने बात की। 2020 जो है वो भी मुतवस्सित तबके के लिए मुश्किल रहा, गाड़ी नहीं खरीद सकते थे। अब तालीम की कुछ बात कर लेते हैं कि वैसे तो हमारी तालीम बहुत ही डिस्टर्ब रही कोरोना की वजह से। तालीम हासिल करना हर पाकिस्तानी बच्चे का हक है और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि तालीम जो है बच्चा हासिल कर सके। जी, बल्कि प्राइमरी एजुकेशन जो है ये रियासत की जिम्मेदारी है कि जितने बच्चे हैं उनकी प्राइमरी एजुकेशन तक की जिम्मेदारी रियासत ने निभानी है। लेकिन वतन अजीज़ में लाखों बच्चे उनकी रोशनी से महरूम हैं। मुल्क के कबायली इलाकों में इस हवाले से आदाद शुमार जो सामने आए मुख्तलिफ रिपोर्टों के हवाले से वो तशवीशनाक हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कबायली इलाकों में 5 वर्षों में 73% बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं। 73% जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ गए हैं और 79% बच्चियां प्राइमरी में ही स्कूल छोड़ जाती हैं। किसी की शादी कर दी जाती है, किसी को घर बिठा लिया जाता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, बच्चियां जा नहीं सकती, स्कूल बहुत दूर है। बिल्कुल सही। और ये जो रिपोर्ट है मुख्तलिफ ज़राए से ये रिपोर्ट सोशल मीडिया की जो है वो इस वक्त ज़ीनत बनी। उसके मुताबिक टांक, लकी मरबत, बन्नू, शुमाली वजीरिस्तान और अगजई, मोहम्मद एंड बाजोड़ एजेंसियाँ ये जो है इनमें से हर 4 में से 3 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पंजाब की भी बात की जाए तो हमसे सूरत हाल अच्छी नहीं है। एक वजीफ़ा दिया जाता था पिछली गवर्नमेंट की तरफ से, भट्टा मजदूरों के बच्चों को 1000 रुपया महीना जो है वो दिया जाता था और स्कूल में एनरोलमेंट को यकीनी बनाने के लिए कि अगर आएंगे स्कूल तो 1 महीने का 1000 रुपया उस बच्चे को मिलेगा, जिसकी वजह से वो बच्चे मजदूरी नहीं करते थे, वो स्कूल आते थे। लेकिन वो 1000 रुपया बंद कर दिया गया इस हुकूमत की तरफ से, जिसकी वजह से भट्टा मजदूरों के तकरीबन जो है 60,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस स्कूल से बाहर हैं और वालिदैन के साथ भट्टों पर मजदूरी कर रहे हैं। और वो यही बच्चे हैं जो कि फिर जिनसी ज़्यादतियों का शिकार भी होते हैं और मुख्तलिफ मुआशी इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। और बदकिस्मती से 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत जो है भट्टा मजदूरों के बच्चों की तालीम के लिए फंड्स ही जारी नहीं कर सकी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भिखारी बच्चों को तालीम की सहूलतें देने के लिए दरखास्त भी दायर की गई है। दरखास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था
कि तालीम के बजट में इजाफा किया जाए और भीख मांगने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ इकदाम किए जाएं, क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी है। और ये इस अपील पर अदालत ने वजारत तालीम के सेक्रेटरी समेत मुतालिका महकमों को नोटिस भी जारी कर दिए। लेकिन ये नोटिस अदालत को जारी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हुकूमत इस चीज़ को अपने आइन की रूह से तस्लीम करती है कि बच्चों को तालीम देना उनकी जिम्मेदारी है और बच्चों का बुनियादी हक है और हमारे वैसे भी ये डेवलपमेंट गोल्स में शामिल है, तो क्यों हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं? इस हवाले से पहले बात करेंगे हम खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर तालीम शहराम तरकई से। शहरकई साहब अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि महकमा तालीम जो है KP वो भी इनकी तस्दीक कर रहा है कि इन कबायली इलाकों में बच्चों के स्कूल छोड़ने की जो नंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो आपके क्या इससे आगाह हैं इस तरह की रिपोर्ट से, और आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मामलात सामने आ रहे हैं? देखिए, एक तो ड्रॉप आउट बढ़ नहीं रहा है, ये पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से आई है। मैंने ख़ुद भी कहीं पे न्यूज़पेपर में पढ़ी है, मैंने डिपार्टमेंट से भी मांगी है कि मुझे एक्चुअल पोजीशन बताए। दूसरी बात यह है तो ड्रॉप आउट का जो बढ़ रही है इस पे इसकी कोई तस्दीक नहीं, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई ऑथेंटिक, अगर है शेयर की जाए उस पर फिर बात की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे मुश्किलात हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स बहुत कम हैं और पिछले अदवार में बनाए नहीं गए। ऑब्वियसली अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको बना रही है, लेकिन बनाने में उसको टाइम लग रहा है। मतलब एक स्कूल बनाने में या 2 स्कूल जहाँ भी जितने भी पूरे उसमें टाइम लग, काफ़ी स्कूल फाइनल स्टेजेस में है जिनको हम इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे चीफ मिनिस्टर्स में मीटिंग करते हैं हर हफ्ते दूसरे हफ्ते, और उसको हमने प्रायोरिटी दी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो स्कूल डेवलप कर रहे हैं, कुछ स्कूल्स की हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है स्कूल की रैशनलाइजेशन की या स्कूल डेवलप करने की, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है तालीम वैसे भी, तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है और इंशाल्लाह उसमें इंप्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। जी ठीक। तरक़ी साहब, वर्ल्ड बैंक ने भी तो यही रिपोर्ट दी है ना कि इस वक्त ड्रॉप आउट्स जो हैं बच्चों के वो खतरनाक हद तक कोविड की वजह से होंगे। उनका कहना ये है कि कोविड की जो असल इमरजेंसी है वो एजुकेशनल इमरजेंसी है कि बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम होंगे। तो हमारी बलूचिस्तान हो गया, KP हो गया, तो जहाँ पे दूर उफ्तादा इलाके हैं, जहाँ मौसम भी है, शिद्दत पसंदी भी है और बहुत सारे मसाइल हैं। कंसिडरिंग ऑल दैट, दूसरी टर्म है आपकी ये KP में जहाँ पर आप मुसलसल हुक्मरान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार है। तालीमी इस्लाहात के लिए क्या इक़दाम ऐसे किए गए हैं, और ख़ासतौर पर कोविड के दिनों में, कि इस वर्ल्ड बैंक ने, चलें अगर और रिपोर्ट नहीं तो वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट किया है उस सिलसिले में बच्चों के ड्रॉप आउट्स को कम से कम रखा जा सके, बच्चों की तालीम को यकीनी बनाया जा सके? देखिए, अगर आप पिछले टाइम का देख लें तो तकरीबन कोई 1920 में जो मुझे फिगर्स दी गई हैं कि तकरीबन 248 नए स्कूल इस्टेब्लिश किए गए हैं, कोई 61 साइंस लैब्स हमने इस्टेब्लिश की, कोई 833 हमने प्लेइंग एरियाज़ प्राइमरी स्कूल्स में डेवलप किए हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं। 500 स्कूलों को हमने सोलराइज़ किया है, सोलर पे किया, 8000 पे ऑलरेडी काम चल रहा है और इंशाल्लाह इसी साल वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 10,000 हमने कोई टीचर हमने 10,000 भर्ती किए और 27,000 हमने ऑलरेडी जिसकी हमने इश्तिहार दे दिया और इंशाल्लाह वो जल्दी उस पर 1.5 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट हो जाएगी और उसको हम टीचर्स को प्रोवाइड करेंगे। फ्यूचर का जो हमारा प्लान है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा है, हमारे कोई 1400 IT लैब्स हैं इक्विप्ड हैं, उनमें हम प्लान कर रहे हैं कि उसमें हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस उसकी ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करवाएं स्कूल के बच्चों में। उन्हीं लेवल पे डिजिटल कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे 10वीं या 12वीं से सरकारी स्कूलों से वो फारिग हों, टेक्नोलॉजी के मैदान में वो टोटली इक्विप्ड हों, वो आरास उनको पता हो कि फ्यूचर क्या है, उनकी कैसी ट्रेनिंग होगी, तो फ्यूचर में डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके की तरफ उन्हें जाना है, टेक्नोलॉजी IT की तरफ जाना है या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर भी बनना है, लेकिन टेक्नोलॉजी से वो आरास्ता होंगे। इसके साथ साथ हम स्मार्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उस वो जैसे मैंने उसमें अभी आपको जिक्र किया, पेपरलेस पे जा रहे हैं, उस पर भी हमने काफ़ी काम शुरू किया हुआ है। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं जो स्कूल बैग्स जो है हमने स्कूल बैग
की जो वेट लिमिटेशन है 2020 वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें बच्चों के जो स्कूल के बैग का साइज़ है वो बहुत बड़ा है, उनकी स्पाइन की और साइकोलॉजिकल उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इंशाल्लाह उसमें फ़ाइनल एक्ट अप्रूव हो गया, जैसे स्कूल खुलेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। और खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है पाकिस्तान में, बल्कि एशिया में अगर मैं कहूँ तो गलत ना होऊंगा शायद, कि जिसमें हमने स्कूल लिमिटेशन बैग हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेहतमंद हों, जितने सेहतमंद होंगे उतने वो साइकोलॉजिकली और मेंटली और फिजिकली वो स्ट्रांग होंगे, वो बेहतर पढ़ाई करेंगे। शहराम तरक्की साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं जो बातें आप कर रहे हैं, जो कबायली बच्चों के ड्रॉप आउट के हवाले से हैं, वो भी दुरुस्त हो, रिपोर्ट आप तक आएगी, हम आपसे फिर बात करेंगे उसके ऊपर। और दूसरी चीज़ ये कि जितने इनिशिएटिव्स की आप बात कर रहे हैं, उम्मीद करें 2021 में वो पूरे होंगे। हमने हमेशा अपहेल्ड भी किया है, जब भी ये इनिशिएटिव्स लिए गए हमने अपने प्रोग्राम में उनको हमेशा एप्रिसिएट भी किया है। लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि पाकिस्तान के ये बच्चे जो कि स्कूल से बाहर हैं, ये बच्चे दहशत गर्दी का शिकार भी हो सकते हैं, जिनसी ज़्यादती का शिकार भी हो सकते हैं, गुर्बत के नतीजे में मुल्क की मईशत के ऊपर बोझ भी बन सकते हैं। ये बच्चे मुख्तलिफ ऐसे क्राइम्स में मुब्तला हो सकते हैं जिससे हो सकता है स्ट्रीट क्राइम या बहुत सारे और जराइम में इजाफा। सो बच्चों को पढ़ाना किसी भी कौम की मुल्क की तरजीह अव्वल होनी भी चाहिए और रहनी भी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये रियासत की ज़िम्मेदारी है तो रियासत को ये ज़िम्मेदारी जो भी हालात हों पूरी करना है। इनको कोई स्किल्ड लेबर में भी हम नहीं ला सकते। हम ये कहेंगे ना कि अच्छा पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा स्किल्ड लेबर में कैसे लेके आए, वो भी हम नहीं ला रहे हैं। हमारे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स होते थे जो जहाँ पे कि मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दी जाती थी। मुझे तो अब काफ़ी अर्से से नहीं सुनाई दिया कि कोई इस तरह का निज़ाम जो है वो मौजूद हो। हमारे स्कूल्स में हमसा बॉयज़ के लिए होता था कि वो सीखते थे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, और लड़कियाँ जो है होम इकनॉमिक्स, वो भी ख़त्म हो गया। सो बहुत सारे स्किल्स के जो थे वो नहीं हमें मिल रहे हैं और उसके साथ साथ तालीम भी नहीं। उसके बाद जब हम सेमेस्टर सिस्टम में आ जाते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, फ़रा यकीन करें सेमेस्टर सिस्टम में जो 95% बच्चे हैं ना वो सब कुछ भूल जाते हैं जब 4 साल बाद डिग्री लेके निकल रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ा होता है और वो थोड़ा थोड़ा भी एक मिड्स के बाद फाइनल्स तक भूल चुके होते हैं। सो ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक ख़बर ने मुझ में तो ख़ास तौर पे बहुत खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई थी, इसलिए कि जब हम कोविड के दिनों की बात करें तो हमें अपने मसीहाओं की अहमियत जो है वो शिद्दत से उजागर हुई। और उसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं हैं बल्कि मैं तो कहूँगी डॉक्टर्स से ज़्यादा मेडिक्स के साथ मुंसलिक लोग और नर्सिंग जो स्टाफ है वो शदोमत के साथ खिदमत कर रहा होता है। जो खिदमत का एक है ना एलिमेंट वो इनमें बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में नर्सेज जो हैं वो बड़ी एम्पैथेटिक भी होती हैं और बड़ा विलिंगली सर्व भी करती हैं। तो खुशाइन बात यह है कि इस शोबे से वाबस्ता ख़वातीन की खिदमात को आलमी सतह पर सराहा गया है। ग्लोबल 2020 की 100 आउटस्टैंडिंग विमेन नर्सेज एंड मिडवाइफ्स की फहरिस्त जारी की गई है, जिनमें से 8 पाकिस्तानी नर्सेज और मिडवाइफ को भी शामिल किया गया। और इनमें से जो 5 हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में ही काम कर रही हैं, जबकि 3 हैं वो पाकिस्तानी ही हैं, यहाँ से तालीम हासिल करके इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं और वहाँ पर पढ़ाई भी हासिल कर रही हैं और वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रही हैं। ये तमाम ख़वातीन आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से बतौर असातिज़ा मुंसलिक हैं या इस इदारे की फारिगुल तहसील तालिबात हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी के एलामिये के मुताबिक 43 ममालिक में से 100 नर्सेज और मिडवाइफ्स को मुंतखब किया गया। सेहत आमा के मयार को बेहतर बनाने के लिए खिदमात और आलमी वबा की मुश्किल सूरत हाल में मुसलसल मेहनत की बदौलत उन्हें इन एजाज़ात से नवाजा गया है। पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात। ये एजाज़ उनका नहीं, ये एजाज़ हमारा है कि विमेन इन ग्लोबल हेल्थ की जानिब से उन्हें ये एजाज़ दिया गया है, जो आलमी इदारा सेहत अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे आलमी इदारों के साथ इश्तराक में काम करता है। स्कूल ऑफ नर्सिंग की डीन डॉक्टर जो हैं रोज़ीना करमलियानी को बोर्ड एंड मैनेजमेंट कैटेगरी के तहत एजाज़ दिया गया है, जबकि असातिज़ा यास्मीन पारपियो और समीना वर्ती जी को कम्युनिटी हीरोज़ की कैटेगरी के तहत मकामी आबादी की सेहत और नर्सिंग खदमात के इतराफ़ में एजाज़ात दिए गए हैं। सो हम इस हवाले से बातचीत करेंगे
असिस्टेंट प्रोफेसर आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी समीना वर्ती जी से। गुड मॉर्निंग समीना वर्ती जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। हमें पहले ये पता था कि हमारी नर्सेज जो हैं वो बहुत कमाल काम करती हैं, लेकिन अब तो ये एजाज़ इंटरनेशनल लेवल पे एक्नॉलेज भी किया गया, आपके स्किल को भी, आपकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस को भी और आपकी खिदमात को भी। सो कैसा लगा आपको, और हमें बताइएगा इसके बारे में, ये तमाम एजाज़ के बारे में। बहुत शुक्रिया फ़रा, और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने हमें मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पे आके बात करने का, और हम आप लोगों को बताएं कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तानी नर्सेज जो है आलमी सतह पे आई हैं। और ये एजाज़ मेरा या हम 8 नर्सेस का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की नर्सेस का है, पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन का है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह पे माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान की ख़वातीन ने कुछ काम किया है जिससे कि सराहा जाए। तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ नर्स और एक खातून, एक उस हैसियत से इस ग्रुप में शामिल हूँ जिसे कि सराहा गया है। और ये मेरा अकेली का या हम 8 नर्सिस का एजाज़ नहीं है, ये तमाम औरतों का, तमाम नर्सिस का ये एजाज़ है, और हम सब पाकिस्तानियों का है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में तो उमूमी तौर पर डॉक्टर हजरात को ही अहमियत हासिल है, उन्हीं को ही एहतराम की नज़र से देखा जाता है, नर्सिस की खिदमात का एतराफ़ पाकिस्तान में नहीं किया जाता, इसकी आप क्या बुनियादी वजूहात समझती हैं? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि हाँ, एक ऐसा वक्त था कि जहाँ नर्सिस की खिदमात को इतना अच्छी तरह से नहीं देखा जाता था। अगर आज से आप 30-40 साल पहले देखें कि नर्सिस को बहुत ही लो ग्रेड प्रोफेशन की तरह से देखा जाता था, जहाँ नर्स को सिर्फ एक तरह से सर्वेंट का रूप देखा जाता था, एक यूनिफॉर्म पहना के मरीज़ के सामने खड़ा कर दिया और उसे जो डॉक्टर्स ने ऑर्डर दिए उसे वो सर अंजाम देती है। आज वो चीज़ नहीं है। और उस वक्त जो था उसका, जो आपने कहा ना कि क्या रीज़न्स है या क्या वजूहात हैं, सबसे बड़ी वजह जो इसमें मैं कहूँगी वो एजुकेशन की है। उस ज़माने में जो एजुकेशन नर्सिंग की इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। अगर आप 30-40 साल पहले देखें और आज देखें तो एजुकेशन में कितनी ज़्यादा तरक्की हुई है कि आज नर्सिंग की एजुकेशन पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, PhD लेवल तक पहुंच गई है। और इसकी एक मैं ख़ास तौर से जो है कहूँगी कि आगा खान यूनिवर्सिटी, ये आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो कि इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद, इस यूनिवर्सिटी का पहला जो है क्या कहना चाहिए कि इदारा स्कूल ऑफ नर्सिंग बनने के बाद जो हिज़ हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान ने इसे एक बनाया, क्योंकि उनका जो विज़न था कि पाकिस्तान में नर्सिस को एक वो मुकाम दिया जाए जिसको वो डिज़र्व करती हैं। और उस मुकाम को देने के लिए सबसे अहम चीज़ तालीम है, और तालीम को उन्होंने यहाँ एक बुनियादी चीज़ बना दिया कि तालीम लाजमी है। और ना सिर्फ एक डिप्लोमा लेवल पे उन्होंने ख़त्म की उस बात को, क्योंकि हमने आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग में डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन आज हम PhD लेवल तक पहुंच गया। और हिज़ हाइनेस जी आगा खान को हम जो है वाकई इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पेश करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए राहें खोली, पूरे पाकिस्तान के लिए राहें खोली। ना सिर्फ आगा खान यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है, बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी PhD लेवल के प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। ये यकीनी तौर पर को देखते हुए जी बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है कि नर्सिंग की जो एजुकेशन है उसको एट पार किया गया इंटरनेशनल जो क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ़र्क था कि पाकिस्तान में जो नर्सेज हैं वो ग्रूम भी नहीं होती थी, वो हमेशा दबाव का शिकार भी रहती थी, उनकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस भी नहीं होती थी और उसको माना भी नहीं जाता था पूरी दुनिया में उस लेवल पे। लेकिन क्या कोई एक क्राइटेरिया खातून होना भी था? ये इत्तेफाक है कि सारी खवातीन जो है खवातीन नर्सेज ही नॉमिनेट हुई हैं या सिर्फ खवातीन नर्सेज के दरमियान ये मुकाबला था? और दूसरा, कैसे इस शोबे को पाकिस्तान के जो डिफरेंट और इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ नर्सिंग की तालीम दी जाती है वहाँ पर कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? कैसे नर्सिंग को एक बेहतर शोबा जो है ज़िंदगी में और पाकिस्तान में भी बनाया जा सकता है?
फिर देखें जो आपने कहा ना कि इसके जो क्राइटेरिया ये ख़ुसूसन औरतों का ही एक कंपटीशन था। वुमेन इन ग्लोबल हेल्थ बेसिकली एक इदारा है जिन्होंने इस चीज़ को जो है लिया, और इसमें इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज, आलमी इदारा सेहत और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन फॉर मिडवाइफ्स, उन सब ने मिलकर एक ये 2020 को बिकॉज आलमी साल नर्सेज और मिडवाइफ का था, उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसी नर्सेज फीमेल नर्सेज खसूसन उनको चुने और देखेंगे उन्होंने क्या काम सरअंजाम दिया दुनिया जहां में, और जो है उसमें से जो 100 नर्सेज हम देख रहे हैं 100 नर्सेज सेलेक्ट हुई हैं। तो ये खसूसन सिर्फ और सिर्फ औरतों के बीच में मुकाबला था। यकीनन हमारे मर्द नर्सेज इसमें बहुत ज़्यादा खफा है, लेकिन हम ये एजाज़ उनके साथ भी शेयर करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तानी होने के लिहाज से वो भी हमारे साथी हैं इसमें। और फरा आपका जो दूसरा सवाल, सॉरी आप थोड़ा सा दूसरा सवाल को जी मैंने कहा तजावीज़ दीजिए कि जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी ने इसको एट पार किया है एजुकेशन को, नर्सिंग की बाकी इदारों में क्या करने की ज़रूरत है कि जिसके साथ पूरे मुल्क की जो नर्सेज हैं वो इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी क्वालिफाइड, इतनी कॉम्पिटेंट, इतनी एक्सेलेंस की हामिल हो, जिस तरह से आप लोग आए हैं इस तरह से उनको भी एक्नॉलेज किया जाए। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आगा खान यूनिवर्सिटी की नर्सेज जो है कॉन्फिडेंट या कॉम्पिटेंट या इतनी माहिर हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी नर्सेज हैं और मैं उनको वाकई एक्नॉलेज करूंगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम सरअंजाम दिए हैं। सिर्फ इत्तेफाक ये हुआ कि वो नॉमिनेशन में शायद उन तक पहुंची नहीं ये बात, या उनको पता नहीं चली, या उन्होंने अपने आप को नॉमिनेट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम 8 नर्सेज या हम जो आगा खान में वही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी कॉम्पिटेंट नर्सेज है और मैं उनको डेफिनेटली यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे एक्नॉलेज करूँगी उनकी सर्विसेज को, उनकी कॉम्पिटेंसीज को कि दे आर रियली हीरोज़, कम्युनिटी हीरोज़। शायद मैंने इतना काम नहीं किया जितना उन लोगों ने किया होगा बेशक। अब आपका सवाल कि क्या किया जाए, अगर मैं आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट है 2020 की ही, उसमें उन्होंने चंद तजावीज़ दी हैं और मैं उसको डेफिनेटली यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि नर्सिंग एजुकेशन जो हमने बात कर ली अभी कि नर्सिंग एजुकेशन को बढ़ाया है, और नर्सिंग एजुकेशन में सिर्फ ये नहीं कि आप इदारों में तालीम दें, लेकिन तालीम देने वालों को भी आप तैयार करें। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि भाई हमने प्रोग्राम्स तो शुरू कर दिए और हम लोगों को इनरोल कर रहे हैं नर्सिंग की एजुकेशन के लिए, लेकिन उनकी फैकल्टी, उनके टीचर्स ही तैयार नहीं है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग या उनकी फैकल्टी की कैपेसिटी बिल्डिंग की उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ जोर दिया है। फिर एक और चीज़ उन्होंने ये WHO की बात करी, उन्होंने कहा कि यहाँ इनकी जो रिसोर्सेज, कि आप स्टूडेंट्स के लिए वो रिसोर्सेज दें कि वो अपनी एजुकेशन को बेहतर करें। मिसाल के तौर पे अगर आज देखें कि हम पूरी दुनिया वर्चुअल चली गई है, कि आप अगर देखें कि क्लासेस जो है फेस टू फेस नहीं हो रही है, हम सब वर्चुअल है, लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमें सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला तो हमारा या तो पावर शट डाउन का है या इंटरनेट का है। तो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की बात की गई है। तो एक बात है नर्सिंग एजुकेशन, दूसरा उन्होंने कहा कि जॉब्स क्रिएट की जाएं, कि गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली या डेवलपिंग कंट्रीज़ के हवाले से ख़ास तौर से बात की कि जॉब्स क्रिएट की जाएं ताकि इन नर्सिस को मौका मिले, आगे आएँ और अपनी सर्विसेज सरअंजाम दें। एक बहुत अहम बात जो WHO की मैं कर रही हूँ, आलमी इदारा सेहत की जो तजावीज़ की बात करें, उन्होंने कहा लीडरशिप कैपेसिटी बिल्ड करें। हमारे यहाँ अगर आप नर्सिंग का जो फराह ने शुरू में बात की थी कि नर्सिस को बहुत कमतर समझा जाता था, तो वो सिर्फ इसीलिए कि हमें जो है नर्सिस को वो मौका नहीं दिया गया है। अब बदकिस्मती कह लें या जो भी कि हमारी कम फहमी है कि नर्सिस को मौका नहीं दिया गया कि वो जो एक लीडरशिप पोजीशन पे आए, पॉलिसी लेवल पे आए। बिल्कुल ठीक है, नर्सिस को मौका दिया जाना चाहिए, उनकी तालीम के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत है। समीना वर्ती जी हमारे साथ मौजूद थी। We are truly proud of you. Thank you very much for being with us. It's an honor. सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, हम सब के लिए भी और तमाम पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए भी हमजा, जो भले नर्सिस नहीं है लेकिन पाकिस्तान की ख़वातीन का जो जज्बा खिदमत है उसे सराहा गया। किसी न किसी शोबे में अपना पूरा किरदार जो है वो अदा कर रही हैं, तो हैट्स ऑफ, ये हम सुपर हीरोज हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
और बाहिम्मत बच्ची की हम बात करने जा रहे हैं फरा, जो हम शायद खुशी से नहीं कर रहे हैं कि शायद हमें ये बात मिलती ही ना कि हम ये बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे कहना चाहिए ना, हीरो वही होता है जो हालात का मुकाबला करता है, जो जबर के सामने, भले वो वक्त के हों, भले वो ज़माने के हों, भले वो अपनों के हों, गैरों के हों, उसके सामने खड़ा हो जाता है, डटता है, उसका मुकाबला करता है। और ये जो हीरो है, ये 12 साला एक बच्ची है जिसे गुड़िया से खेलने की उम्र में चिंची रक्षा चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को पालना है, उसने अपने घर को पालना है। तो अज़्मो हिम्मत की ये चट्टान बच्ची नूर फातिमा है जो अपने घर का खर्च चलाने के लिए एक मर्द का किरदार अदा कर रही है। नूर फातिमा के वालिद 7 साल पहले ट्रैफिक हादसे में जो है इंतकाल कर गए थे और वालिदा ने मेहनत मशक्क़त करके बेटियों की परवरिश की, मगर एक हादसा और पेश आया, उनके कूल्हे की हड्डी जो है वो टूट गई, जिस पर नूर फातिमा ने हालात का मुकाबला करने की ठानी और किस्तों पर चिंची रिक्शा लिया है, चलाना शुरू कर दिया है और ज़िंदगी की गाड़ी का पहिया रवा दवा रखा है और अपने ख़ानदान को सपोर्ट कर रही हैं। अपने ख़ानदान का, अपने घराने का नूर बनने वाली नूर फातिमा सुबह 7 बजे रिक्शा लेके घर को निकलती हैं घर से, और रात को 10-11 बजे तक ये सिर्फ रिक्शा नहीं चलाती, मुशक्क़त की चक्की जो है ये भी चलाती रहती हैं, मौसम कोई भी हो। और आपके सामने हमारे मुल्क में कितनी जिनसी दरिंदगी है, कितनी एक्सप्लॉइटेशन है। एक खातून के लिए काम करना, बाहर निकलना जो है वो भी खासा चैलेंजिंग है, लेकिन इन तमाम चैलेंजेस का वो सामना करती हैं और इंतहाई हौसले और हिम्मत के साथ करती हैं। तो हम इसी बाहिम्मत बच्ची से इस वक्त जो है वो आपको मिलवाएंगे कि हम उसको अप्रिशिएट भी कर सकें और कोशिश करेंगे कि उसकी कोई ना कोई भी कर सके। बाहिम्मत नूर फातिमा, अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आपका और कितने पैसे कमा लेती हैं नूर फातिमा आप? हमें तो आप पे रश्क आ रहा है, माशाल्लाह इतनी बहादुर बेटी हैं आप। 200-300 ले आती हूँ। 200-300 ले आती। कब से रिक्शा चला रही हो नूर फातिमा आप? हाँ जी। नूर फातिमा, कितना अरसा हो गया आपको, कितनी देर हो गई ये रिक्शा चलाते हुए? 6 महीने। अच्छा नूर फातिमा, रिक्शा चलाना कैसे सीखा था, कैसे आया था ये ख्याल कि रिक्शा भी चलाया जा सकता है? लड़कियां तो रिक्शा नहीं चलाती, वो तो डरती हैं बल्कि कि हमें तो साइकिल भी नहीं चलानी आती, मोटरसाइकिल भी नहीं चलानी आती, तो रिक्शा चलाना तो बड़ी हिम्मत का काम है। घर का सर्कस में चलता तो फिर कुछ करना तो है था ना। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ करना तो है। तो रिक्शा चलाना कैसे सीखा था, किसने सिखाया था? अपने बहनोई से। अच्छा, अपने बहनोई से सीखा है। तो ट्रैफिक में घबराती नहीं हो? मतलब आप कहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर भी रिक्शा चला लेती हो आराम से, डरती भी नहीं हो? नहीं, आपकी जोई वाले मोड़ से लेके पटोकलूनी तक चलाती हूँ बस। अच्छा, तो लोग जो हैं वो ये नहीं कहते कि मैं तो आपके साथ नहीं बैठूंगा, कि आप तो छोटी सी हैं, पता नहीं ठीक रिक्शा चलाएंगी भी या नहीं चलाएंगी, लोग क्या कहते हैं? नहीं, मैं लड़कों वाले मेरी मम्मा कपड़े डाल के बेचती है ना, तो किसी को महसूस नहीं होता। अच्छा, तो आप लड़का बन के बैठी होती हैं और कोई किसी को पता चलता हो अगर कि आप लड़की हैं तो क्या कहते हैं लोग जो साथ बैठे होते हैं? कुछ भी नहीं, वो उसे पता है ये लड़की है सबको। अच्छा, कोई आपके लिए आपकी उस पर हौसला अफजाई करता है, कोई शाबाशी देता है कि बेटे, कोई ज़्यादा पैसे दे देता है कि ये चलो थोड़े पैसे और ज़्यादा ले लो, कि लोग आपसे कहते हैं नहीं आपको इतने नहीं, हम तो 10 नहीं 5 रुपए देंगे? नहीं, पूरे देते हैं। पूरे देते हैं। नूर फातिमा, आप हमें ये बताइएगा कि आप क्या स्कूल में पढ़ती रही हैं, तालीम आपने शुरू की थी या नहीं की थी, तालीम हासिल करना चाहती हैं? मैं स्कूल पढ़ती थी, तीसरी क्लास च उठ के मेरी मामा का एक्सीडेंट होया ही ना, तो तीसरी क्लास च है तो मेरे पापा का मामा का सिर्फ एक्सीडेंट हो गया सी ना, तो कुछ नहीं भी होंदा ही, तो फिर मैं रिक्शा सीख के मैं रिक्शा चलाने लग पई अपनी पढ़ाई छड़ के। अच्छा, और कितने बहन भाई हैं नूर फातिमा, कितने लोग हैं घर में? 3 बहनें। 3 बहनें और एक अम्मी। अम्मी बीमार हैं, तो अम्मी की दवाई पे कितना खर्चा आता है, घर का खर्चा कितना होता है, और आपके अलावा भी कोई कमाता है, कहीं और से भी पैसे आते हैं? नहीं। तो अम्मी के इलाज पे कितना पैसा? बस मम्मा शॉपर बेचती है। शॉपर बेचती है, शॉपिंग बैग। अच्छा, लग जाता है। कितना कमा लेते हैं?
दवाई लाते हैं रोज़ ही 200-300 ले आती हूँ। ठीक है नूर फातिमा, हमें ये बताएं सुबह आप कितने बजे घर से निकलती हैं? इतनी सर्दी में कैसे आप जो है घर से चली जाती हैं? रात कितने बजे वापस आती हैं? मैं सुबह जाती हूँ 7 बजे 7 बजे जाती हूँ और 5 बजे घर आ जाती हूँ। सर्दी है, धुंधा पैंदियां तां सिदका। और घर अपना है, किराए पे है? आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो कोई मदद किराए पे नहीं, किराए पे मकान है। अच्छा, अगर आपकी बात कोई ऐसा शख्स सुन रहा हो, हुकूमत सुन रही हो, तो क्या कहना चाहेंगी आप उनसे? आप चाहेंगी कि आपकी मदद की जाए? क्या मदद की जाए? मत ये हमें कोई घर ले दे। बिल्कुल ठीक है नूर फातिमा, आप हमें ये भी बताएं कि घर में आपने बताया कि जी कि 3 बहनें हैं, वालिदा हैं, आप सबसे बड़ी हैं बहनों में, बाकी बहनें किस उम्र की हैं? दोनों मेरे से बड़ी, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, तो नूर फातिमा अपने दिल की बात बताओ, क्या खुशी से चलाती हो रिक्शा? कभी दुखी भी हो जाती हो कि मुझे, या अल्लाह मियाँ मुझे इतनी मुश्किल डाल दी, मेरे साथ की बच्चियाँ खेल रही हैं, खिलौनों से स्कूल जा रही हैं, मुझे रिक्शे चलाने पड़ रहे हैं? कभी ये शिकवा भी आपके दिल में आया होगा? हाँ जी। तो फिर क्या करती हो? दुआ करती हो अल्लाह ताला से, रोती हो, परेशान होती हो, अम्मी को बताती हो, या बस अपने अंदर रखती हो ये बात? मम्मा को क्या बताऊँ, जब मजबूरी हो किसे बताऊँ। जी ठीक है नूर फातिमा, हफ्ते में कोई छुट्टी भी करती हो या 7 दिन आप रिक्शा चलाती हो? कोई छुट्टी आप करती हैं? छुट्टियाँ करती हूँ, उसका क्या नाम है, जब रिक्शा ख़राब हो जाए, ठीक ना हो जाए वैसे। अच्छा, अगर रिक्शा ख़राब हो जाए तो वो ठीक भी आप खुद कराती हैं फिर? हाँ जी। अच्छा, तो आपको पता है कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ से ठीक होगी, कितने की ठीक होगी? नहीं, वो ना मैं जो से करते हैं ना सही, उधर लेके जाती हूँ। बिल्कुल ठीक है नूर फातिमा, बड़ी बाहिम्मत बच्ची हैं आप। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और हुकूमत को, रियासत को इस हवाले से सोचना चाहिए कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इतनी मुश्किल में ये बच्ची ख़ानदान है और बच्ची को पढ़ाई छोड़ के इस उम्र में मुझे नहीं मालूम कि एहसास प्रोग्राम को इन तक रीच करना चाहिए। इन्हें तो नहीं मालूम होगा कि अंगूठा लगाना है तो मैसेज भेजना है तो वहाँ पर हमें, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि फिर हम जब इसको अकाउंटेबिलिटी करते हैं इन स्कीम्स की, तो हमें पता चलता है जिन लोगों को पता था उन्होंने ये अप्लाई कर दिया, वो लोग जो असल थे, जो बेचारे जिन्हें इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, वो अभी भी पिस रहे हैं। सो रीच आउट करना चाहिए बैतुल माल, एहसास प्रोग्राम समेत बहुत सारी ऐसे लोगों को, इदारों को, ऐसी चीज़ों को जो कि जिम्मेदार हैं कि वो खुद रीच आउट करें, ना कि लोग उनको जो है जो सालाना रिपोर्ट्स पेश करते हैं, बाकायदा तकरीबात होती हैं, एजाज़ों से नवाजा जाता है कि इस शख्स ने बहुत अच्छा काम किया, इन लोगों तक पहुँचिए। और हमारा मकसद यही है कि हम आप तक पहुँचें। फ़र्क, कल जब टीम इनसे बात कर रही थी तो नूर फातिमा की वालिदा ने बताया कि मैं बच्ची टीवी पे आके क्या करेगी, मेरे घर तो टीवी नहीं है, हमें तो टीवी, हमारे पास टीवी है ही नहीं, हमें नहीं पता टीवी पे क्या। और उन्हें नहीं मालूम कि एहसास प्रोग्राम क्या है, उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें महीने का कि उन्हें जो है 2-3 महीने का 12,000 रुपया जो है वो मिल सकते हैं पैसे घर बैठे। लेकिन ये लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, यतीम भी हैं, बीमार भी हैं। और अगर एक बच्ची, हम नहीं सपोर्ट करते हैं चाइल्ड लेबर को, लेकिन अगर उस बच्चे को मजबूरन मुशक्क़त करनी पड़ी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? रियासत को अपनी जिम्मेदारी समझनी भी होगी और निभानी भी। और हम भी अपने इर्द गिर्द देखते रहें कि अगर हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं जो वाकई ही डिजर्विंग हैं तो उनकी मदद ज़रूर करें। 2021 में ये कोशिश कीजिएगा ऐसे लोग हमें नज़र आएँ तो हम उनकी मदद ज़रूर करें, हम आगे ना गुजर जाएं। शिकवा शब ज़ुल्मत से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आपने क्या शम्मा जलानी है 2021 में? आपका रेजोल्यूशन उसका तयन करेगा। हमारी दुआ है कि आने वाला साल जो है वो हम सब के लिए बेहतरीन हो। इजाज़त चाहेंगे आपसे। इस 2020 का हमारा ये 1 साल बाद मुलाकात आखिरी प्रोग्राम, 1 साल बाद मुलाकात, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।